अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारी बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। और इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इन्हीं सेल्स को कहते हैं। क्यों हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जो भी नेसेसरी या हम कह सकते हैं मेन या बेसिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है ताकि हम इजीली सरवाइव कर सके, वो सब रिएक्शंस कहां पर होती है? इन्हीं सेल्स में होती है। दैट्स व्हाई इन सेल्स को हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और इन्हीं सेल्स में क्या पाया जाता है? जो ये सेल्स होती है ये सराउंड हुई होती है। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या एक और नाम भी हम इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि होना ही होना चाहिए, वो कैसे होता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर एक सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, पहले भी मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी सेल में होती है। मान लीजिए एक रिएक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ग्लूकोज हम लेते हैं, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फिर क्या बनाता है? वो एक तो एटीपी यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ यहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ ये क्या बनाता है? यहां पर एनर्जी बनाता है। और वो एनर्जी क्या करती है? जो यहां पर प्रोड्यूस होती है, जो भी एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी फिर यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो भी हमारी बॉडी में होती है। मिसाल के तौर पर हम आगे चलते हैं, उसके लिए एनर्जी जरूरत है। वो एनर्जी कहां पर मिलती है? इस रिएक्शन की वजह से मिलती है। और ये रिएक्शन कहां पर होती है? ये हमारे सेल में होती है। ये रिएक्शन हमारे सेल में होती है। अब यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? देखिए, पहले ही हमने देखा सबस्ट्रेट क्या क्या था हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट था। इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन सबस्ट्रेट था। दो चीजें। अब बना क्या यहां पर? एटीपी बना, एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुई। इसके साथ साथ वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर प्रोड्यूस हो गया। अब इन सब चीजों को पहले अगर हम इस सबस्ट्रेट की बात करें, यानी जो भी रिएक्टेंट्स हमारे पास थे, जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट होने के बाद रिएक्शन जब करते हैं उसके बाद क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट ये कहां से आते हैं? यानी जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है या ऑक्सीजन होता है, ये कहां से आता है? ये तो सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट नहीं होता है। इसको कहां से आना है? बाहर से आना है। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बाहर से आना है हमारे सेल के अंदर। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको भी कहां से आना है? बाहर से आना है हमारे सेल के अंदर। अब जो प्रोडक्ट्स यहां पर बने, वाटर, क्योंकि वाटर जब बनता जाएगा, ज्यादा वाटर सेल रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो इस वाटर को क्या करना है? बाहर भेजना है इस सेल को। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट एक्ट करता है,
ये भी हमारी बॉडी में या हम कह सकते हैं हमारी सेल में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, तो इसको भी क्या करना है, सेल को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है और इसके साथ साथ वाटर को भी बाहर निकालना है। तो अब ये सब चीजें जो सेल के अंदर जाती है या जो चीजें सेल से बाहर जाती है, ये एक्चुअली जाते कैसे हैं, वही हमें देखना है, वही आज हमें देखना है। ये ट्रांसपोर्ट इन सब चीजों का कैसा होता है, ये तो एक चीज। दूसरा चीज आप याद रखिए, जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हम सबको पता है, डिफरेंट चीजें जो हमारी सेल में एंटर होते हैं या सेल से एग्जिट होते हैं, यानी जो सेल के अंदर आ जाते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं, उनका नेचर सेम नहीं होता है। क्या मतलब, कोई चीज हाइड्रोफिलिक होता है, कोई चीज हाइड्रोफिलिक होता है और कोई चीज हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग चीज होती है हमारी सेल में। यानी जो भी चीजें सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं, उनका नेचर डिफर करता है। कोई चीज हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, जो वाटर लविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे हाइड्रोफिलिक की एग्जांपल, ग्लूकोज या एमाइनो एसिड्स, ये क्या होते हैं, ये सब चीजें हाइड्रोफिलिक होते हैं। वाइल हाइड्रोफोबिक कौन कौन सा चीज होता है, डिफरेंट, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखेंगे फैट्स या डिफरेंट फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी इनका नेचर डिफर करता है। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि सैंडविचड होता है, बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। और जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, बाहर से होता है पोलर हेड और अंदर से होती है दो नॉन पोलर टेल्स। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है, ये क्या होती है, फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड की बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं फैट्स की बनी हुई होती है। तो ये क्या करेगी, ये फैट्स को एंटर होने देगी या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को आराम से एंटर होने देगी या बाहर निकलने देगी। अब सवाल, जो कि फैट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो कैसे एंटर होते हैं। अब सवाल, जो फैट इनसॉल्युबल सब्स, जैसे कि हमारा वाटर होता है फैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को कौन सा होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। इन सब चीजों को हमारी सेल मेम्ब्रेन आराम से पास होने देती है, बट कुछ चीजों को हमारी सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली एंटर या एग्जिट होने नहीं देती है। दैट्स व्हाई हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये कुछ चीजों को एंटर होने देती है या एग्जिट होने देती है, बट कुछ चीजों को ये डायरेक्टली एंटर और एग्जिट होने नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है इस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, उसके डिफरेंट टाइप्स होंगे, या हम कह सकते हैं डिफरेंट मोड्स होंगे। जो डिफरेंट हमारे चीजें होते हैं, हमारे जो भी सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं, उनका वे ट्रांसपोर्ट होने का डिफरेंट होगा। अब हम वही आगे देखेंगे, कौन किस किस वे से या किस किस मोड से डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल के अंदर और सेल से बाहर जाते हैं। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा टाइप, जो पहला टाइप होता है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।
एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अब हम पहले ये देखेंगे। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, नाम से ही पता चलता है, इसमें सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो एक मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का, या हम कह सकते हैं वो एक वे है ट्रांसपोर्टेशन की जिसमें नो यूज ऑफ एनर्जी, यानी इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है सब्सटेंस को सेल के अक्रॉस जाने में, चाहे फिर वो सेल से बाहर आए या सेल के अंदर चला जाए। मान लीजिए ये हमारी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है या किसी सब्सटेंस को सेल के बाहर आना है, या सेल से बाहर आना है या सेल के अंदर जाना है, उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें हमारी सेल को कोई भी एनर्जी यूज करने की जरूरत ना पड़े। उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के भी दो टाइप्स किए गए हैं। जो पहला पार्ट होता है या पहला टाइप होता है इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का, पहले टाइप को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, पहले टाइप को हम डिफ्यूजन कहते हैं, जो कि सभी को पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज या कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो, जब भी कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो, कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। क्या मतलब, जब भी कोई सब्सटेंस कहां से ट्रांसफर हो, इसकी हायर कंसंट्रेशन से लेकर इसकी लोअर कंसंट्रेशन तक। क्या मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए हमारे पास यहां से भी वाटर है और यहां से भी वाटर है, बट यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन, यहां पर हमारे पास 2 लीटर वाटर है, यहां पर हमारे पास 1.5 लीटर वाटर है, यानी यहां पर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन का क्या है, कम है, यहां पर हमारे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इनको सेपरेट, बट ये चीज याद रखिए, सेपरेट जो मेम्ब्रेन करती हो वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल टू दिस सब्सटेंस। यानी अगर हम यहां पर लेंगे वाटर और यहां पर भी वाटर, इसकी कंसंट्रेशन 2 लीटर है, इसकी कंसंट्रेशन 1.5 लीटर है, बट अगर हम मेम्ब्रेन वो वाली रखेंगे जो वाटर को पास होने नहीं देगी, तो यहां पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं होगी। बट अगर हमने यहां पर वो वाली मेम्ब्रेन रखी हो जो वाटर को आसानी से पास होने देती है, तो फिर यहां पर क्या होगा, वाटर यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा इस तरह। क्यों, क्योंकि यहां पर ज्यादा वाटर है और यहां पर वाटर कम है, यहां पर ज्यादा वाटर है और यहां पर कम वाटर है। तो जो ही वाटर यहां की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन कब तक होता है, जब तक कि बैलेंस ना हो जाए, यानी जितना वाटर यहां पर होगा, जब तक कि उतना ही वाटर इस मीडियम में ना चला जाए, तब तक डिफ्यूजन स्टॉप नहीं होगा। और जब बराबर कंसंट्रेशन दोनों ही मीडियम में होगी, तब हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, स्टॉप होता है। डिफ्यूजन को हम एक और नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चलता है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट मतलब ऊपर से नीचे आना। जैसे हमें पता है हमारे घर के ऊपर क्या होती है, टैंक होती है, हमारे घर के ऊपर टैंक होती है। और मान लीजिए यहां पर हमारा वॉशरूम होता है, जहां पर क्या है, नल लगा हुआ होता है यहां पर। अब क्या होता है, वाटर यहां से मूव होता है हमारे इस टैप में, यहां से वाटर मूव होता है हमारे इस टैप में। जब भी वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसके लिए हमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, वाटर खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाता है। वाइल अगर हमारे पास टैंक नीचे है, वाटर की टैंक नीचे है,
अब अगर हमें वाटर को ऊपर चढ़ाना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाटर मोटर्स की जरूरत पड़ती है, यानी हमें एनर्जी यहां से देनी पड़ती है। वो हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पर हम देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंस कहां से ट्रांसफर होता है? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ये तो हमने देखा डिफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है यहां पर, वो क्या होता है इस पैसिव ट्रांसपोर्ट का? उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? पहले ही मैंने बोला, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? कुछ चीजों के लिए परमिएबल होती है। क्या मतलब? देखिए, मैंने बोला जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो मान लीजिए अगर हमारा लिपिड सब्सटेंस है, यहां पर हमारा लिपिड सब्सटेंस है, यहां पर लिपिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड द सेल, व्हाइल इनसाइड द सेल इस लिपिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो लिपिड सब्सटेंस क्या होगा? यहां से डायरेक्टली एंटर होगा हमारे सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। बट अब हमारे पास क्या है? बाहर से किसी ऐसे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है जो लिपिड इनसॉल्युबल है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है? लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अब इसकी कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है। ये क्या करना चाहेगा? ये सेल के अंदर आना चाहेगा, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो इम्परमिएबल है। हमारे सेल में अल्लाह ताला ने पहले से ही जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर स्पेशल प्रोटीन चैनल्स रखी हुई होती है। स्पेशल प्रोटीन चैनल्स रखी हुई होती है। वो प्रोटीन चैनल्स क्या करती है? वो प्रोटीन चैनल्स इन सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर की तरफ आने में हेल्प करती है, और ये सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आता है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। कहां से? आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड द सेल, बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूजन हुआ, यानी हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूजन हुआ। बट डिफरेंस क्या है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? सिंपल डिफ्यूजन में डायरेक्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन हुई, बट यहां पर थ्रू स्पेशल प्रोटीन चैनल्स हमारी डिफ्यूजन हुई। उस वाले डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और जो एक प्रोटीन चैनल होती है, इनको हम स्पेशल नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन्स। क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन्स, जिनके थ्रू हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। अब हमारे पास दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, या दूसरा टाइप होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ये वो वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये वो वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें सब्सटेंस क्या होता है? सेल के अंदर आ जाता है या सेल से बाहर आ जाता है। मान लीजिए अगर ये हमारी सेल है, कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर आए या सेल से बाहर चला जाए, बट यहां पर क्या होती है? इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीए। यहां पर एटीपीए यहां पर एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्यों करता है एनर्जी को यूटिलाइज? हमने अभी भी देखा, क्योंकि यहां पर क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। क्या मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? यानी यहां पर एक सब्सटेंस मूव करता है। कहां से मूव करता है? फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। क्या मतलब? जैसे हमने अभी देखा, अभी क्या हुआ था? यहां पर अगर वाटर
2 लीटर्स प्रेजेंट थे हमारे पास, यहां से 1.5 लीटर्स ही वाटर हमारे पास प्रेजेंट थे। हमने देखा था वाटर क्या करता है, जनरली यहां से मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन हमारा सब्सटेंस मूव करता है। यानी यहां से जब सब्सटेंस मूव करेगा तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चूंकि ये सब्सटेंस खुद ब खुद तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा था कि अगर हमारे पास वाटर टैंक नीचे प्रेजेंट है, हमें इस वाटर को क्या करना है, ऊपर की टैंक में ले जाना है। अब ये वाटर खुद ब खुद तो ऊपर नहीं चला जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर मोटर्स की जरूरत पड़ती है। यानी हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, वाटर चला जाता है ऊपर की तरफ। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। वाइल जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसको हम क्या कहते थे, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा सब्सटेंस मूव करता है, और फॉर द मूवमेंट ऑफ और सब्सटेंस उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पहले देखते हैं ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस क्या करता है, वो मूव करता है फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। यानी लोअर कंसंट्रेशन से हमारा सब्सटेंस मूव करेगा कहां की तरफ, टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। और इसमें क्या करता है, ये सब्सटेंस डायरेक्टली एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्या मतलब डायरेक्टली एनर्जी को यूटिलाइज करता है, मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है और सराउंड की गई होती है ये सेल किससे, हमारे सेल मेम्ब्रेन से, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हमारे सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पंप होता है हमारी सेल में, वहां पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि तकरीबन हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, या जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी कहते हैं। ये क्या करता रहता है, ये 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता रहता है, 3 सोडियम आयंस को कंटिन्यूअसली बाहर निकालता रहता है, और 2 पोटेशियम आयंस को क्या करता है, सेल के अंदर भेजता रहता है। जबकि सेल में पहले ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और सेल से बाहर क्या होती है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फिर भी ये क्या करता है, यही से सेल के अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता रहता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर भेजता रहता है। और इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसको 1 एटीपी यूटिलाइज करना पड़ता है, 1 एटीपी को यूटिलाइज करना पड़ता है। और इसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद हमारा दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, यानी हमारा सब्सटेंस मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से कहां तक, इसकी हायर कंसंट्रेशन। उसके लिए तो एनर्जी यूटिलाइज होती है, बट यहां पर इनडायरेक्ट एनर्जी यूज होती है। जैसे हमने देखा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये पंप डायरेक्टली एनर्जी को यूटिलाइज करता है, बट हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, बट यहां पर एनर्जी इनडायरेक्टली यूटिलाइज होती है।
क्या मतलब, यहां पर आप देखिए क्या होता है कि जैसे हमने देखा था जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पर डिफरेंट चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है। वहां पे क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, जैसे कि हमें पता है प्रॉक्सिमल, मान लीजिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होती है, हमारी क्यूबॉइडल सेल होती है। वहां पर क्या होता है, जो बेसोलेटरल साइड पे होता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता रहता है, ये कंटिन्यूअसली 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता रहता है और 2 पोटेशियम आयंस को क्या करता रहता है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भेजता रहता है। और इस वजह से क्या करता है, ये एक एटीपी यूज करता है, यानी डायरेक्टली एनर्जी को यूज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है, जो हमारा यहां से तो ल्यूमिन होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का यहां से ल्यूमिन होता है, यहां पर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन, या हम कह सकते हैं एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, यहां से सोडियम को अंदर लाता है, यहां से सोडियम को अंदर लाता है, सोडियम को अंदर लाता है, जबकि सोडियम तो अंदर प्रेजेंट पहले से ही था, सोडियम अंदर प्रेजेंट पहले से ही था, फिर भी ये सोडियम को क्या करता है, सोडियम को अंदर लाता है। क्यों लाता है, क्योंकि यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी, सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी। क्यों हुई थी डिक्रीज, क्योंकि इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से 3 सोडियम कंटिन्यूअसली बाहर जा रहे थे, कंटिन्यूअसली जब बाहर जा रहे थे, अल्टीमेटली सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उस वजह से ये सोडियम क्या आता है, सेल के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ सोडियम खाली अकेला एंटर नहीं होता है, ये अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी लाता है, ये अपने साथ साथ ग्लूकोज को लाता है। और इस ट्रांसपोर्टर को हम फिर क्या कहते थे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। यहां पर आप देखिए, यहां पर अब आप देखिए, ग्लूकोज तो खुद ब खुद एंटर नहीं हुआ था, ग्लूकोज किसकी वजह से एंटर हुआ, यहां पर सोडियम की वजह से ग्लूकोज एंटर हुआ, सोडियम की वजह से ग्लूकोज एंटर हुआ। अब सोडियम किस वजह से एंटर हुआ था सेल में, सोडियम तो इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वजह से एंटर हुआ, क्योंकि इसी वजह से तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई, जिस वजह से फिर सोडियम एंटर हुआ और सोडियम ने अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी एंटर कराया। तो यहां पर एनर्जी तो इसने यूज नहीं की, बट एनर्जी किसने यूज की थी, सोडियम पोटेशियम पंप ने यूज की थी, जिस वजह से हमारे सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। जब सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो बाहर से सोडियम अंदर आया और सोडियम ने अपने साथ साथ क्या किया, ग्लूकोज को भी एंटर कराया। तो यहां पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। पहले तो ट्रांसपोर्ट हुआ, कौन सा वाला ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पर तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो सेल में पहले से ही है, क्योंकि सेल में पहले से ही ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट था फिर भी यहां से रीनल ट्यूब्यूल से ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुआ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। बट यहां पर एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हुई, एनर्जी इनडायरेक्टली यहां पर यूटिलाइज हुई, और इसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, ये इजी है बहुत ही। एक को हम कहते हैं सिंपोर्ट, सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। ये सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब दो सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो। यहां पर आप देखिए, सोडियम भी अंदर की तरफ चला गया, ग्लूकोज भी अंदर की तरफ चला गया, यानी 2 सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हुए बट इन सेम डायरेक्शन। इस वाले ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिंपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट। दैट्स व्हाई यहां पर इस प्रोटीन चैनल का नाम ही रखा गया है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, यानी 2 सब्सटेंसेस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये तो एक टाइप होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। दूसरा टाइप क्या होता है, उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट,
एंटीपोड, या उसको हम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी मान लीजिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक यहां से चला जाता है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोजन पंप। उसमें क्या होता है, सोडियम इस डायरेक्शन, मान लीजिए सोडियम इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हुआ और इसके साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन पंप। ये क्या है, इस वाले ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीपोड या काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने देखा जो बेसिक से टाइप्स होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसके टाइप्स भी हमने देखे। इसके बाद एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं ये वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जो ये हमारा वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, सेम थिंग होता है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, या तो सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, क्योंकि नाम से ही पता चलता है वेजिक्यूलर। तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस सेल के अंदर चले जाते हैं या सेल से बाहर आते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट होता है बट इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। उसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। नाम से ही पता चलता है, जो एंडोसाइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर से यानी आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, यानी बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड टू द सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस, बट इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। उस वाले ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जो हमारा एक्सोसाइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, सेल के अंदर से यानी इनसाइड या इनवर्ड्स, इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, यानी अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। उस वाले ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब हम पहले देखते हैं ये एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, कि एंडोसाइटोसिस कैसे होता है। एंडोसाइटोसिस जो होता है ये तीन टाइप्स, इसको भी तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं तीन वेज में एंडोसाइटोसिस होता है। सबसे पहले क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सबसे पहला क्या होता है, पिनोसाइटोसिस, या हम इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंक क्यों कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, क्योंकि इस पिनोसाइटोसिस में जो हमारा सब्सटेंस होता है वो होता है हमारा वाटर, इसके साथ साथ सोल्यूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, यानी हमारा वाटर और सोल्यूट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर से अंदर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। उस वाले ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, जब भी हमारे सेल के बाहर ये वाटर प्रेजेंट होता है, ये सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे यहां पर एग्रीगेट हो जाते हैं, यहां पर एग्रीगेट हो जाते हैं, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। फिर अल्टीमेटली यहां पर ये वाला पार्ट डिटैच होता है। पहले तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरफ, यानी ये इसको सराउंड करते हैं, इस वाटर को
बाहर से सराउंड करते हैं। इस सभी वाटर को क्या करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, बाहर से भी सराउंड करती है, यानी इसको बंद कर देती है। जो ये सेल मेम्ब्रेन यहां पर होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या हुई, एक्सटेंड हुई, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। जो ही ये यहां पर एक वेसिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है, फिर ये अंदर की, ये सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है और फिर अंदर की तरफ ये वेसिकल हमारा आ जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट होता है। अब जो ही ये अंदर की तरफ आ जाता है, हमारे सेल में आ जाता है, अब क्या होता है, यहां पर हमारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हमारे सेल के अंदर होते हैं। ये इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये वेसिकल इस माइक्रोफिलामेंट के साथ बाइंड हो जाता है और ये माइक्रोफिलामेंट क्या कराता है, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ये इसको ट्रांसपोर्ट कहां की तरफ करता है, ये इसको ले जाता है हमारे लाइसोसोम। हमारा लाइसोसोम जहां पर होता है, ये माइक्रोफिलामेंट इस वेसिकल को कहां की तरफ ले जाता है, इसी लाइसोसोम की तरफ। लाइसोसोम की तरफ। इस लाइसोसोम में क्या होते हैं, डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसमें हमने पढ़ा है, इसमें डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और यह बात भी आप याद रखिए, जब हमारा लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी अभी तो इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको हम तब कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। अब जो ही ये वेसिकल इस लाइसोसोम के साथ आ जाता है, बिकॉज with the help of this microfilament, अब ये लाइसोसोम क्या होता है, ये चेंज होता है इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि अब ये वेसिकल इसके साथ बाइंड होता है और ये क्या करता है, जो एंजाइम्स इस लाइसोसोम में, प्राइमरी लाइसोसोम में प्रेजेंट थे, वो इस पे एक्ट करते हैं, इस वेसिकल को पे एक्ट करते हैं और इस वाले लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो ही इस लाइसोसोम ने यहां पर इस वेसिकल पे एक्ट किया, ये इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है और फिर वहां से क्या होता है, हमारे जो भी नेसेसरी चीजें इस वाटर में या इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है, वो हमारे सेल में आ जाती है और इसके साथ साथ जो वेस्ट होता है, और वो वेस्ट क्या होता है, फिर बाहर निकलता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल निकलता है और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। ये तो हमने देखा पिनोसाइटोसिस, यानी जब क्या होता है, वाटर और उसके साथ साथ सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हमारी सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, या हम उसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इसके बाद जब भी हमारी बॉडी में सॉलिड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, या हम इसको एक और नाम भी कहते हैं, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। एक और पॉइंट आप यहां पर याद रख सकते हैं, जो ये पिनोसाइटोसिस होता है, मेनली हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स में होता है। जो हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, उनमें मेनली ये वाला प्रोसेस पिनोसाइटोसिस होती है। अब हम आते हैं यहां पर फैगोसाइटोसिस की तरफ। फैगोसाइटोसिस में भी सेम प्रोसेस होता है। जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, मान लीजिए ये हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस है, ये क्या होते हैं, यहां पर एग्रीगेट हो जाते हैं, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, यहां पर वेसिकल सा फॉर्म करती है और यहां से स्यूडोपोडिया अराइज होता है। यहां पे स्यूडोपोडिया अराइज होता है, स्यूडोपोडिया। अब जो ही ये इसको बाहर से सराउंड करती है इन सॉलिड पार्टिकल्स को, ये फिर ये वेसिकल इस सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है और अंदर की तरफ आ जाता है और बनाता है यहां पर वेसिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक वेसिकल। और जो यहां पर ये वेसिकल बना था, इसको हम कहते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल। पिनोसाइटिक वेसिकल। अब जो ही ये वेसिकल आता है हमारे सेल के अंदर, सेम थिंग विल हैपन। अब माइक्रोफिलामेंट क्या आता है, यहां पर
माइक्रोफिलामेंट आ जाता है जो क्या करता है, इस वेसिकल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फिर इसको कहां की तरफ ले जाता है, हमारा प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जो ही ये यहां की तरफ आ जाता है और ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये इस वेसिकल के साथ बाइंड हो जाता है और फिर क्या करता है, इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है और यहां से एक तो सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है या इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, और इसके साथ साथ वेस्ट भी बनता है और जो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल बाहर की तरफ निकलता है जिसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और जो ये फैगोसाइटोसिस होता है ये मेनली हमारी डब्ल्यूबीसीज और न्यूट्रोफिल्स में होती है क्योंकि आपको पता है ये सेल्स क्या करती है, फैगोसाइटिक सेल्स भी हम इनको कहते हैं, जो क्या करती है, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में होता है इनको ये फैगोसाइटोस करती है और फिर उनको अल्टीमेटली किल करती है। लाइसोसोम ही रेस्पॉन्सिबल होता है वहां पर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे वो मैकेनिज्म होता क्या है। बस आप इतना याद रखिए जो ये फैगोसाइटोसिस होता है ये मेनली कहां पर होता है, हमारी डब्ल्यूबीसीज और न्यूट्रोफिल्स में फैगोसाइटोसिस होता है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस हमारा होता है एंडोसाइटोसिस का, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहां पर क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होती है हमारे सेल के बाहर, जिनको सेल के अंदर आना होता है, वो क्या करते हैं, यहां पर हमारे सेल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन सब्सटेंसेस के लिए। मान लीजिए अगर हमारा एलडीएल है यहां पर, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यहां पर प्रेजेंट है, उनके लिए यहां पर क्या होते हैं, एलडीएल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, जो कि कहां पर होती है, हमारे लिवर में ये सेल्स होती है, लिवर सेल्स। मान लीजिए ये मैंने लिवर सेल बनाई है, यहां पर क्या है, एलडीएल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए होते हैं, इन एलडीएल मॉलिक्यूल्स के लिए। अब जो ही ये एलडीएल मॉलिक्यूल्स यहां पर इनके साथ बाइंड हो जाते हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, यहां पे अंदर क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं। इस सेल के अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लैथरिन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, क्लैथरिन प्रोटीन्स। ये क्लैथरिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये इन रिसेप्टर्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, यानी पुल करते हैं अपनी तरफ, और ये क्या बनाते हैं, यहां पर ऐसे, मैं आगे ऐसे बनाऊंगा, यहां पे क्या बन जाता है, ये पिट जैसा बनता है, ये पिट जैसा बनता है, जहां पर क्या है, ये रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ये रिसेप्टर्स आ जाते हैं, और इस पिट को हम कहते हैं क्लैथरिन पिट। अब जो ये पिट बनता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये पिट यहां सेल से डिटैच होकर सेल के अंदर आ जाता है, ये भी बनाता है हमारा वेजिकल यहां पर बनता है, जिसमें क्या है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स के साथ साथ हमारा जो एलडीएल मॉलिक्यूल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है, हमारे ये एलडीएल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये हमारा ये वेसिकल बनता है, इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटॉन चैनल्स, प्रोटीन ही होते हैं बट इनको हम कहते हैं प्रोटॉन चैनल्स। ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को अंदर लेते हैं, यानी इनके थ्रू H पॉजिटिव आयन जो यहां पर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस चला जाता है। यानी अब इस वेसिकल में क्या हुआ, H पॉजिटिव आयंस अंदर चला गया। जो ही H पॉजिटिव आयन यहां पर चला जाता है, ये क्या करता है, ये इन रिसेप्टर्स और इन एलडीएल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है। यानी यहां पर क्या होता है, हमारा ये रिसेप्टर
अलग हो जाते हैं और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एलडीएल मॉलिक्यूल्स ये सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन। अब जो ये अलग होते हैं यहां पर ये डिवाइड होता है दो वेसिकल्स में, एक में खाली रिसेप्टर होते हैं, एक में क्या होते हैं खाली रिसेप्टर होते हैं, और दूसरे वेसिकल में क्या होता है हमारे ये एलडीएल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फिर क्या होगा, सेम थिंग विल हैपन, हमारा माइक्रोफिलामेंट आ जाता है और जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसको कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट कराता है, हमारे प्राइमरी लाइसोसोम की तरफ, जहां पर क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जो ये वेसिकल इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ बाइंड होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है इन मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, जहां पर फिर नेसेसरी सब्सटेंस इससे प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और वो वेस्ट भी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर एक तो हमने देखा एंडोसाइटोसिस, इसी के साथ साथ हमने एक्सोसाइटोसिस भी देख लिया, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी हमारा सब्सटेंस सेल से बाहर निकले एक्सोसाइटोसिस बट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये था हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, और ये हमने देखा होल ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, चाहे वो फिर सेल के अंदर चले जाए या फिर सेल से बाहर आ जाए। ये सारा हमने डिस्कस किया। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।